So now let's move to the next part of this operating system playlist. And in today's video, we are going to discuss the concepts of process states in operating system. Okay. प्रीवियस वीडियो में देखो हमने बात करी थी मल्टी प्रोग्रामिंग के बारे में, मल्टीटास्किंग के बारे में, ये क्या होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली टाइप्स थे ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो टाइप्स में देखो हमने सिर्फ अभी मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग देखा था। तो प्रोसेस स्टेट को स्टार्ट करने से पहले हम टाइप्स को खत्म करते हैं, ठीक है। टाइप्स को हम पहले खत्म कर लेते हैं, जिसमें से हमने मल्टी प्रोग्रामिंग देख लिया है, मल्टीटास्किंग देख लिया है। तो आज हम बात करते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है। बाद में देखते हैं इसको प्रोसेस स्टेट लाइफ साइकिल, कोई बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोसेस स्टेट लाइफ साइकिल, ये एग्जाम्स में आता है, ठीक है। तो इसको देखेंगे, बट उससे पहले जो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं उनको क्लियर कर लेते हैं, सबको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इस नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। तो दो टाइप्स देख लिए थे हमने, मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग, एवोल्यूशन वगैरह ये भी देख लिए थे, सारी चीजें, ठीक है। तो बात करते हैं आज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स को ले लो या फिर प्लेसमेंट प्रिपरेशन इंटरव्यूज को ले लो, सब में। बात करते हैं अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम देखो सबसे पहले तो बहुत मतलब बहुत पहले के टाइम पे ये यूज होता था, देख सकते हो। तो मैंने वो भी लिख रखा है, अराउंड 1960s के अराउंड का लगा लो, तो उस टाइम ये डेवलप्ड हुआ था। तो बात करते हैं होता क्या है। देखो हिस्ट्री पता होनी चाहिए, ठीक है, हिस्ट्री पता होनी चाहिए यार, ऑपरेटिंग सिस्टम का वो सारा कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो बात करते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे ये नाम से ही क्लियर है, जो उसका नाम है बैच, ठीक है। तो इसके नाम में ही इसका मीनिंग आएगा बैच, वो हम देखते हैं आगे। बट पहले भी जो मेरी ये डेफिनेशन लिख रही है, इसको देखो, इसको पढ़ने की पढ़ते हैं क्या लिख रहा है। ये रहा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ, ठीक है, दिख रहा है और जूम करना है, ठीक है। तो बात करते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इट वर्क्स बाय क्रिएटिंग बैच ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ जॉब। बैच का नाम जो है ना, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो इसका नाम है बैच, उससे ही इसकी डेफिनेशन क्लियर हो जाती है कि इसमें हम क्या बनाएंगे, बैच बनाएंगे। बैच नहीं बनाते जैसे हम कहीं कहीं देखते हैं, जैसे अपने स्कूल्स में देखा था, देखते थे, या फिर अपने कॉलेज में भी देखते हैं, एक बैच रहता है, ठीक है। 10th क्लास का बैच, 12th क्लास का बैच। जैसे 10th क्लास का बैच जो होता था, उसमें जितने भी सारे स्टूडेंट्स होते थे वो 10th क्लास से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसमें, तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं जो 10th क्लास का बैच हमने बनाया, उसमें जो सारे बच्चों का काम है वो क्या है, एक ही काम होगा क्या, वही उनके पीरियड वाइज लेक्चर लगने हैं, ठीक है। वही सारा उनका टाइम टेबल रहेगा स्कूल का, या फिर कॉलेज के परस्पेक्टिव में बात कर रहे हो तो उसमें ले लो, तो बैच हो गया एक तरह से, ठीक है। तो बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम के टर्म्स में, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें हम बैच बनाते थे सिमिलर काइंड्स ऑफ जॉब्स को। जॉब्स को तुम कंसीडर, जॉब्स को तुम समझ सकते हो एज अ टास्क से, ठीक है। जॉब्स लगा लो या फिर टास्क लगा लो। तो हम इसमें क्या बनाएंगे, सिमिलर काइंड ऑफ जॉब्स का एक बैच बनाएंगे। सिमिलर काइंड ऑफ जॉब्स क्या होंगी, मतलब कि जो जिनका मतलब एक जो एग्जीक्यूशन की स्टेट है, या फिर मान लो जिनका जो पर्पज है वो सेम है, ठीक है। तो ऐसी जॉब्स, ऐसे टास्क जो सेम है, या फिर ऐसी जॉब जो सिमिलर काइंड की हैं, उनका हम एक बैच बनाएंगे। तो यहाँ पे हम वर्क करते हैं बाय क्रिएटिंग बैच ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ जॉब। इन दिस अप्रोच, मैंने जैसा लिखा हुआ, इन दिस अप्रोच वी बेसिकली लोड्स आवर जॉब, या फिर देखो उसको प्रोसेस भी कह सकते हो, टास्क भी कह सकते हो, एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम के। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सबसे अच्छी टर्म कौन सी रहेगी, तो प्रोसेस और जॉब, ये दोनों ले लो, ठीक है। इनके बारे में बात, इनसे ही हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो हम क्या करते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में, बेसिकली लोड्स आर जॉब और प्रोसेस, ठीक है, जॉब भी कह सकते हो, प्रोसेस कह सकते हो, ऑन अ पंच कार्ड्स और मैग्नेटिक टेप। हम क्या करते हैं, जो हमारे बैच होते हैं, जॉब्स होती हैं और जो हमारे प्रोसेसेस होते हैं, हम उनको लोड करते हैं पंच कार्ड्स पे या फिर मैग्नेटिक टेप पे। फिर उसके बाद क्या होता है, तो एक ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर एक फिजिकल पर्सन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कुछ ऑपरेटर की टर्म्स में मैं कह रहा हूँ तो कुछ ऑपरेटर कोई ऐसी सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीज है, ठीक है, नहीं। ऑपरेटर कौन है, ऑपरेटर एक फिजिकल पर्सन है। अब क्या करेगा, हमने अपने जो जॉब्स थे, प्रोसेस थे, वो हमने लोड कर दिए पंच कार्ड पे, मैग्नेटिक टेप पे। नाउ जो ऑपरेटर है वो क्या करेगा, वो बैच बनाएगा सिमिलर काइंड्स ऑफ जॉब को लेके, ठीक है। कैसे बैच बनाएगा, B1 बैच बनाएगा जिसमें सिमिलर काइंड्स ऑफ जॉब्स होंगी या फिर सिमिलर काइंड्स ऑफ प्रोसेस होंगे। जॉब्स प्रोसेस इंटरचेंजेबल यूज कर सकते हो यहाँ पर। तो जो ऑपरेटर है, जो फिजिकल पर्सन है, मैंने तुमको बताया, वो बैच बनाएगा सिमिलर काइंड्स ऑफ जॉब के, B1 B2 B3 ऐसे। अब क्या होगा, देखो मैंने इजीली फॉर्म में लिख रखा है बिल्कुल सारा कुछ, ठीक है। तुम रीड करोगे ना, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रीड जैसे ही करोगे, तो मैं कह रहा हूँ लर्न करने की जरूरत नहीं है तुमको, जो होता है ना रटना नहीं, तुम पेपर में अपना बना के लिख के आ सकते हो। करना क्या है, जो मैं यहाँ एक्सप्लेनेशन सुना रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, समझो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, एंड देन जस्ट गो थ्रू दीज नोट्स, जस्ट रीड, लाइन बाय लाइन रीड कर लेना एक बार। मैं कह रहा हूँ ऐसा क्लियर हो जाएगा कि तुम एग्जाम में आएगा ना, तो तुम वो, तुमको क्लियर तो रहेगा, कंसेप्ट तुमको क्लियर है, तो अपनी अपनी उसमें लैंग्वेज में तुम इजीली बिल्कुल करेक्ट वे में लिख सकते हो।
अब क्या होगा, जब बैच बनाए ऑपरेटर ने B1 B2 सिमिलर काइंड जॉब्स के, नाउ B1 विल गिवन टू द CPU एंड देन जॉब प्रोसेस विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग। क्या होगा, अब जो बैच बनाए ऑपरेटर ने उसमें से एक बैच जैसे B1 है वो हम CPU को दे देंगे एग्जीक्यूशन के लिए, जिसमें जितनी भी जॉब्स हैं प्रोसेस हैं सिमिलर काइंड की वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर बीच में कोई इंटरप्शन आता है और रिक्वेस्ट आती है इनपुट आउटपुट की, देन उस टाइम जो सीपीयू है वो आइडियल बैठ जाएगा। सीपीयू क्या बैठ जाएगा, आइडियल। अब देखो, अगर तुम प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो तो हम तब से ही बात कर रहे हैं कि अगर सीपीयू आइडियल बैठ गया तो जो सीपीयू की यूटिलाइजेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी, और वो हमारे सिस्टम के लिए अच्छी नहीं होती है। ठीक है, ये बात याद रखो, ये बात ऐसी है कि जो तुम्हारे पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कि जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। उसी उसके लिए ही हम ये सारे सीपीयू शेड्यूलिंग अभी एल्गोरिथम वगैरह पढ़ेंगे, तो वो सारे सीपीयू यूटिलाइजेशन के लिए होंगे। सीपीयू को हम क्या करना चाहते हैं, हम सीपीयू को हमेशा बिजी रखना चाहते हैं। क्या रखना चाहते हैं, बिजी। जो हमारा सीपीयू है वो हमेशा बिजी रहे, जिससे कि वो आइडियल सिट नहीं बैठेगा। सिट आइडियल नहीं सिट बैठेगा तो जो उसकी यूटिलाइजेशन है वो इंक्रीज होगी, और वो ही हम चाहते हैं, वही हमारा मेन मेन गोल है। तो इसमें क्या हो रहा था, जो बैच B1 था उसमें जो जॉब्स प्रोसेस थे वो एग्जीक्यूट हो रहे थे। ठीक है, एग्जीक्यूट हो रहे थे। मान लो किसी प्रोसेस को इनपुट आउटपुट की नीड है, मान लो किसी प्रोसेस में मैंने कोई कमांड, मान लो कोई भी प्रोसेस है, ले लेते हैं एग्जांपल, एक प्रोसेस है जिसमें एक कमांड आ गई भाई कि प्रिंटर की जरूरत है, कुछ प्रिंट करना है। तो ये होते हैं इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, जैसे कि कोई प्रिंट की रिक्वेस्ट आ गई, भाई प्रिंट करना है कुछ। ठीक है, उस प्रोसेस में कुछ भाई कुछ चीज थी, कुछ इंस्ट्रक्शंस थी, उसमें था कि भाई एक चीज जाके प्रिंट करनी है। अब तुम जाके प्रिंट कर रहे हो, तो वो क्या हुआ, उस टाइम जो प्रोसेस करंटली एग्जीक्यूट कर रहा था सीपीयू, उस टाइम जो इनपुट आउटपुट के लिए चला गया, उस टाइम सीपीयू क्या होगा, खाली बैठ जाएगा, सिट आइडियल, सीपीयू विल सिट आइडियल। ये ही सबसे मेन ड्रॉबैक है इसका, जो मैं तुमको बता रहा हूँ। जब जैसे ही हमारा सीपीयू आइडियल बैठा, यूटिलाइजेशन गई भाड़ में, यूटिलाइजेशन विल डिक्रीज। ठीक है, और दिस इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस। ओके, और पॉइंट देख लेते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इट वाज जनरली यूज्ड इन ओल्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज होता था ये बेसिकली। और वी गेव, इसमें हम क्या करते थे, अपनी जॉब्स को देते थे ऑपरेटर को। आईबीएम ने इंट्रोड्यूस करा था फोर्टिन आईबीएस 7096 फॉर दिस। ओके, सो आईबीएम ने ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करा था इसके लिए। तो ये था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तुमको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए बेसिकली है क्या, और थोड़ा बहुत कंटेंट और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इसका ड्रॉबैक वगैरह के बारे में। अब क्या है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने थोड़ा कंटेंट और लिखा हुआ है आगे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि तुम अपने एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छा कंटेंट लिख सकते हो। ये रहा, ये देखो, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, डेफिनेशन क्या, ड्रॉबैक है, और कैसे कैसे यूज हो रहा है, किसने बनाया वगैरह वगैरह, वो तो मैंने तुमको बता दिया ऊपर। अब यहाँ पे तुम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का ये डायग्राम देख लो। अब ये डायग्राम इज नॉट इम्पोर्टेंट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्लेसमेंट इंटरव्यूज, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि डायग्राम नहीं बनवाएगा कोई बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई भी इंटरव्यूअर। ठीक है, डायग्राम नहीं बनवाएगा। बट मैंने कहा ना, मेरी जो प्लेलिस्ट है दे आर बेसिकली बोथ टारगेटेड फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स एंड प्लेसमेंट इंटरव्यूज, दोनों को कवर करते चल रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो और उस नीड से वीडियोस को देख रहे हो, इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो, देन दिस डायग्राम इज वेरी यूजफुल। अगर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इससे डायग्राम को बना के आना डेफिनेटली। जो तुम्हारे टीचर है वो डेफिनेटली इसको देखकर एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे, पक्का देंगे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि मोस्टली नहीं बनाएंगे डायग्राम, बट तुम बनाओगे, दैट विल क्रिएट अ गुड इम्पैक्ट। और देख लो क्या एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये बेसिकली यूज होता था पेरोल में, इलेक्ट्रिसिटी बिल में, वाटर बिल्स में। इसके एडवांटेज देख लो, अगर कोई जॉब टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम देन इट कैन बी परफॉर्म विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। टाइम ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ सेम प्रोग्राम इज सेव ड्यू टू सेम जॉब। तो ये एडवांटेज है। कुछ डिसएडवांटेज है भाई, डीबगिंग कॉम्प्लेक्स है ड्यू टू स्टॉप इन वन जॉब रिमेनिंग अदर जॉब्स वो। ठीक है, लैक ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। ठीक है, क्योंकि हम तो अपनी जॉब्स थी वो हम ऑपरेटर को दिया है, अब वो ऑपरेटर उनको सीपीयू पे एग्जीक्यूट करा रहा है, तो हमारा इंटरेक्शन कम है। और एक डिसएडवांटेज हमने पीछे देखी, जो सीपीयू की जो सीपीयू खाली बैठ रहा है जिससे उसकी यूटिलाइजेशन भी कम हो रही है। ठीक है, तो ये थी कुछ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और बातें। अब बात आते हैं नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं, जो कि है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पता तो होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बारे में पता तो होना ही चाहिए तुमको, और फिर वो एग्जाम में वगैरह में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं बैच ऑपरेटिंग सॉरी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हमने देख लिया क्या होता है, बात करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जिसको शॉर्ट में या फिर तुम्हारी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में कभी कभी डायरेक्ट आ जाता है क्या, एक्सप्लेन आरटीओएस। ठीक है, कभी कभी, मोस्टली तो वैसे पूरा नाम ही आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, बट मोस्टली अगर आ जाए आरटीओएस,
तो मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैं अपना बताऊं, मेरे को भी स्टार्टिंग में नहीं पता चला था आरटीओएस क्या है। तो आरटीओएस बेसिकली शॉर्ट फॉर्म यूज होती है इसकी मोस्टली, ठीक है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, कुछ नहीं है। और अगर इंटरव्यूअर पूछ ले आरटीओएस क्या है, तो भी तुम बता सकते हो। बात करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। जैसे ही नाम क्लियर है, रियल टाइम, तो बेसिकली ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कि रियल टाइम में वर्क करते हैं। रियल टाइम में कैसे वर्क करते हैं वो देखते हैं आप। वेयर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. In this operating system, each task performed their function within prescribed deadline and failure. Within prescribed deadline and failure to these deadline may cause several consequences. क्या है इसमें, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपने हर टास्क को परफॉर्म करेगा, एक परफॉर्म देयर फंक्शन एक प्रिस्क्राइब डेडलाइन में। क्या करेगा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपने टास्क को परफॉर्म करेगा एक प्रिस्क्राइब डेडलाइन में। और अगर वो डेडलाइन फेलियर हो जाती है, फेलियर अगर वो डेडलाइन पे नहीं कर पाता है उस टास्क को कंप्लीट वो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उससे सेवरल कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं। बात समझ रहे हो, उससे सेवरल कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं। मतलब देखो, बिल्कुल अब लेमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करो कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें हमने कुछ एक प्रिस्क्राइब डेडलाइन लगाई कि भाई ये जो टास्क है ये इतने टाइम तक हो जाना चाहिए, और अगर वो नहीं हुआ, इन द केस अगर वो टास्क एक प्रिस्क्राइब डेडलाइन में या प्रिस्क्राइब टाइम में नहीं कंप्लीट हुआ, तो उससे एक छोटा मोटा रिस्क नहीं आएगा, नहीं, उससे सेवरल कंसिक्वेंसेज आ जाएंगे, सेवरल कंसिक्वेंसेज। अब इसके एग्जांपल देखो, पहले एक पॉइंटर देख लो, सो दैट द फिक्स टाइम कंस्ट्रेंट। सो यहाँ पे क्या है, फिक्स टाइम कंस्ट्रेंट है। एग्जांपल देखो इसके, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, मेडिकल इमेजिंग सिस्टम। कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, कि सिस्टम यूज कर रहे हो तुम, एक रियल टाइम ऑपरेटिंग कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। अब मान लो तुमने वहां पे कोई एक्सपेरिमेंट करा और तुमको जो उसका आउटपुट है वो तुरंत चाहिए, बट उसमें कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ दिक्कत हो गई, उसने जो अपना डेडलाइन थी वो फेल हो गई, उसकी डेडलाइन, उस डेडलाइन तक उसने आउटपुट नहीं दिया, अपना टास्क परफॉर्म नहीं करा एक डेडलाइन में, वो डेडलाइन हो गई फेल। तो सोचो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, जितनी भी मेहनत थी सारी वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लो, और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है डिफेंस का। देखो, डिफेंस मिसाइल सिस्टम, देखो इसरो वगैरह जितने भी रॉकेट लॉन्च करते हैं ये, अगर मान लो इसमें कोई डेडलाइन, जो डेडलाइन है वो फेलियर हो गई, उस डेडलाइन में उसने टास्क नहीं किया, ठीक है, रॉकेट उड़ाना था 1 2 3, कुछ दिक्कत आ गई ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं हुआ, तो सोचो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। सेवरल कंसिक्वेंसेज हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, एरोप्लेन उड़ रहा है, कुछ दिक्कत आ गई सिस्टम में, टाइड सिस्टम ने पूछा, एरोप्लेन ने पूछा भाई हाँ यहाँ ठीक है, वेदर नहीं है, कुछ भी ऐसी दिक्कत आ गई, टाइम जो तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसने रियल टाइम में आउटपुट नहीं दिया, ठीक है, आउटपुट नहीं दिया उसने रियल टाइम में, तो सोचो कितना बड़ा रिस्क हो सकता है। समझ रहे हो, तो इसलिए क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इसका नाम है, कि रियल टाइम एट द प्रेजेंट टाइम इसको वर्क करना है प्रिस्क्राइब डेडलाइन में। टाइम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डेडलाइन के बेस पे दो टाइप्स में बटे हुए हैं आरटीओस, एक होता है हार्ड आरटीओस और दूसरा होता है सॉफ्ट आरटीओस। नाम से ही क्लियर है, हार्ड में क्या है, स्ट्रिक्ट वेरी हार्ड टू डेडलाइन, तो इसमें डेडलाइन बहुत मोस्टली मोस्ट मोस्ट मतलब लगा लो इतनी इंपॉर्टेंट है, तो हार्ड इसलिए इसका नाम है हार्ड आरटीओस। इसमें वर्चुअल मेमोरी नहीं होती है, हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क इसमें पहले होते हैं, जिसकी प्रायोरिटी जिस टास्क की प्रायोरिटी हाई है वो पहले एग्जीक्यूट होगा। सॉफ्ट में थोड़ा सा अगर डिले हो गया है, सॉफ्ट आरटीओस में अगर थोड़ा डिले हो गया टाइम में चल जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। दे आर बेसिकली मेनली यूज्ड इन मल्टीमीडिया एंड वर्चुअल रियलिटी। इसका एग्जांपल ले लो, फोन एंड सेलुलर स्विचिंग। मान लो तुम फोन से किसी से बात कर रहे हो, अगर थोड़ा सा डिले हो जाता है तुम्हारी बात को तुम्हारे रिसीवर तक पहुंचने में, मान लो जिससे भी तुम बात कर रहे हो, अगर उससे तक तुम्हारी वॉइस पहुंचने में अगर थोड़ा सा भी डिले हो जाता है, तो ऐसी कोई, देखो इतने बड़ी कोई वो रिस्क की बात नहीं है, ठीक है ना, वो ऐसी कोई रिस्क की बात नहीं। मान लो तुम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो फोन पे, थोड़ा सा डिले हो जाता है, मान लो उस सिस्टम में मान लो थोड़ा डिले हो गया, भाई तुमने बोला, तुम्हारे फ्रेंड पे बहुत देर बाद जाके, थोड़ी बहुत देर जाके बाद मैसेज पहुंचा, तुम्हारे फ्रेंड को थोड़ी देर बाद सुना, तो उसमें कोई ऐसी इतना कोई बड़ा रिस्क नहीं है, ठीक है ना। तो वो आ जाते हैं सॉफ्ट आरटीओस के अंदर। इसके एडवांटेज देख लो, मैक्सिमम कंजप्शन होती है, क्वाइट एरर फ्री है, बेस्ट मेमोरी एलोकेशन होता है, शॉर्टर टास्क है, शिफ्टिंग शॉर्टर टास्क शिफ्टिंग टाइम। डिसएडवांटेज देखो, लो प्रायोरिटी टास्क डिलेज में जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हाई प्रायोरिटी टास्क को हम पहले कर रहे हैं। लेस मल्टीटास्किंग है, कॉम्प्लेक्स शेड्यूलिंग एल्गोरिथम भी इसके आरटीओस के जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है दे आर मोर कॉम्प्लेक्स। तो ये हो गया इसके बारे में एडवांटेज डिसएडवांटेज, वो तुम पढ़ सकते हो, बहुत सिंपल है। मेन मेरा काम है समझाना, समझाना इन द सेंस कि तुमको बढ़िया से क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है। बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली वैसे तो इतना एग्जाम्स वगैरह में आता नहीं है, बट हाँ फिर भी पता हो, देखो पता होना चाहिए, बट मैं तुमको जनरली बताऊं,
तो एग्जाम्स वगैरह में इतना आता नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट तुमको पता होना चाहिए क्या होता है। सो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी नाम से ही क्लियर है, डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पे क्या होगा, जो प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड है किसमें, ओवर ओवर द वर्ल्ड, ओके, एंड डिस्पर्स्ड इन जियोग्राफिकल एंड कनेक्टेड थ्रू द नेटवर्क इन अ लूजली कपल्ड एनवायरनमेंट। क्या है इसमें, जो तुम्हारी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट है वो डिस्ट्रीब्यूट है ऑल ओवर द वर्ल्ड जियोग्राफिकली, और दे बेसिकली ऑल आर कनेक्टेड थ्रू द नेटवर्क, ठीक है। इन और दे, और कौन से एनवायरनमेंट में है ये, लूजली कपल एनवायरनमेंट। लूजली कपल एनवायरनमेंट का मतलब होता है जिसमें एवरी मशीन हैज इट्स ओन कर्नल, मेमोरी एटसेट्रा। देखो मैं बताता हूँ क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब कि जो ऑल ओवर द वर्ल्ड सिस्टम्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हर सिस्टम पे, एवरी मशीन, जो हर सिस्टम है उसके पास अपना कर्नल है, उसके पास अपनी मेमोरी है, उसके पास सारे अपने रिसोर्सेज है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड भी है, बट सबके पास अपना सबके पास अपने रिसोर्सेज हैं, कर्नल है, मेमोरी है, सारी कुछ, ठीक है, हार्डवेयर है, ऑल द थिंग्स। सो इसलिए कह रहे हैं कि ये जितने भी सारे सिस्टम्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जो कि एक नेटवर्क से कनेक्ट है, ये लूजली कपल्ड इन्वायरमेंट में है। किसमें, लूजली कपल्ड, मतलब कि जितने भी सिस्टम है सबके पास अपने अपना रिसोर्सेज, कर्नल, मेमोरी, हार्डवेयर वगैरह सब चीज है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर एक सिस्टम फेल हो जाता है, then it can then its work can be done by the another system present at the different location। इसका छोटा सा डायग्राम है जिसमें सीपीयू मेमोरी दिखाई हुई है मैंने बॉक्स में, और ऐसे ये इंटरकनेक्ट है, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये भी ठीक पता चल गया कि अगर कोई सिस्टम फेल हो जाता है तो उसका काम दूसरा कर देगा। इससे एग्जांपल देख सकते हो, टेलीफोन नेटवर्क, सेलुलर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क, ओके, इंटरनेट, एटीएम, मोबाइल कंप्यूटिंग, यहाँ यहाँ यूज होता है। बात करते हैं क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की, ये भी एक टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो बात कर लेते हैं इसके बारे में भी। क्लस्टर्ड में क्या होता है, क्लस्टर्ड नाम से ही ये भी नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, क्लस्टर्ड है। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट मशीन्स का क्लस्टर है। सो हियर वी हैव डिफरेंट मशीन्स and we use them as a one cluster, and the main thing is that they are connected through a local area network, okay। so वो local area network के through connected हैं different different machines, ठीक है। दे आर वर्किंग लाइक अ सर्वर, सो कंप्यूटेशन पावर इंक्रीजेज, प्रोसेसिंग पावर इंक्रीजेज। देखो डिफरेंट मशीन्स थी वो हमने एक साथ कनेक्ट कर दी एक लैन के थ्रू। अब सोचो पहले एक मशीन्स थी, अब डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स एक साथ हैं, तो उन, और वो एज अ वर्क कर रही है एज अ वन सर्वर, एज अ वन सर्वर, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी जो कंप्यूटेशन पावर है वो बढ़ेगी, प्रोसेसिंग पावर बढ़ेगी, ठीक है। तो इसके एडवांटेज देख लो, क्या अवेलेबिलिटी होगी, फॉल्ट टॉलरेंस, लोड बैलेंसिंग, लोड वगैरह को ज्यादा ले लेगा, क्यों, क्योंकि अब हमारे पास क्लस्टर्स है डिफरेंट डिफरेंट मशीन का, जिससे कि उसकी कंप्यूटेशन पावर इंक्रीज होती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है स्केलेबिलिटी, स्केलेबल है। तो ये हो गया क्लस्टर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। बात करते हैं एम्बेडेड सिस्टम। देखो मैंने एक एक लाइन में इसलिए कर दिए हैं, मतलब थोड़े थोड़े पॉइंट्स मैंने इसलिए बता दिए क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट तुमको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने अपने नोट्स में इंक्लूड किए हुए हैं। बात करते हैं एम्बेडेड सिस्टम के बारे में। तो एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, बेसिकली विच वर्क्स ऑन अ फिक्स्ड फंक्शनैलिटी। एम्बेडेड सिस्टम्स क्या होते हैं, जो कि वर्क करते हैं कुछ फिक्स्ड फंक्शनैलिटीज पे, लाइक माइक्रोवेव, एसी। देखो मैं बताता हूँ क्या है। तुम्हारी वॉशिंग मशीन है घर में, वॉशिंग मशीन देखी होगी अपने सबने। तो तुम्हारी वॉशिंग मशीन है, उसमें जब तुम कपड़े धोते हो तो उसको जो टाइमर होता है, वॉश टाइमर, उसको तुम घुमाते हो, उसको घुमाते हो। अब क्या होता है, वो जैसे तुमने मान लो घुमा दिया, वो मान लो तुमने 5 पे कर दिया, 0 से 5 पे। अब क्या होगा, वो धीरे धीरे जैसे जैसे कपड़े घूमेंगे 5 से अपने आप वहां पर 0 पर आ जाएगा, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, कपड़े धुलते रहेंगे। उसमें क्या है, अब मेरा जो मुद्दा था उस वॉशिंग मशीन को लेने का वो ये है, उस वॉशिंग मशीन में क्या है, फिक्स्ड फंक्शनैलिटीज है। फिक्स्ड फंक्शनैलिटी इन द सेंस, जो वो टाइमर है वो तुम 0 से 5 4 6 जितना भी उसमें होता है उतना ही घुमा सकते हो। और जो उसमें फंक्शनैलिटीज हैं, जैसे कि जब पानी निकालना है तो वो ड्रेन आउट, ड्रेन वगैरह होता है जो, वो कर सकते हो, ठीक है। फिर तुमको कपड़े सुखाने वाला जो होता है, दैट यू कैन यूज, उसको कर सकते हो। बट उसमें फिक्स्ड फंक्शनैलिटीज हैं, तुम फंक्शनैलिटीज को चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि वो जो है वो तुम्हारे मैन्युफैक्चरर ने या जहां से भी वो आया, जिस भी कंपनी का है, उनने पहले से ही इनबिल्ड करी है उसमें, ठीक है ना, उसमें वो फंक्शनैलिटीज इनबिल्ड है, तुम उनको चेंजेस नहीं कर सकते, तो उसको कहते हैं एम्बेडेड सिस्टम। सिंपल था। बात कर लेते हैं पैरेलल सिस्टम, पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं, और मुझको लगता है लास्ट है, हाँ। तो पैरेलल में क्या होता है, सिस्टम इज सेड टू बी पैरेलल इन व्हिच मल्टीपल प्रोसेसर और सीपीयू हैव डायरेक्ट एक्सेस टू शेयर्ड मेमोरी। पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा, मल्टीपल प्रोसेस और सीपीयू जो होंगे, ठीक है, वो एक शेयर कर रहे होंगे, एक्सेस कर रहे होंगे, हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द शेयर्ड मेमोरी विच फॉर्म अ कॉमन एड्रेस स्पेस, ठीक है। तो क्या है इसमें, क्या है, देखो हमारे पास जो मैंने डायग्राम भी बनाया हुआ है,
डिफरेंट डिफरेंट सीपीयू या फिर प्रोसेसर कह सकते हो, वो शेयर कर रहे हैं एक शेयर्ड मेमोरी को और फॉर्म कर रहे हैं क्या, कॉमन एड्रेस स्पेस। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं पैरेलल सिस्टम अपना। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट है, फिर लार्ज प्रॉब्लम, कोई भी लार्ज प्रॉब्लम आती है तो देन इट विल बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल सीपीयू। ठीक है, तो कोई भी लार्ज प्रॉब्लम आएगी, लार्ज टास्क आएगा, कोई प्रोसेस आएगा, उसको हम मल्टीपल सीपीयूज पे डिवाइड कर देते हैं और वो हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। दैट्स वाई दीज आर टाइटली कपल्ड सिस्टम। देखो हमने वहां पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटेड में वो लूजली कपल्ड इन्वायरमेंट थे, यहाँ ये टाइटली कपल्ड इन्वायरमेंट में है। टाइटली कपल्ड का मतलब होता है जितने भी मल्टीपल सीपीयूज हैं, प्रोसेसर हैं, वो एक चीज कॉमन को शेयर कर रहे हैं और यहाँ पर वो है मेमोरी, तो इसलिए दे आर टाइटली कपल्ड। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज डिजाइन टू स्पीड अप द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, क्योंकि स्पीड अप तो देखो डेफिनेटली हो गई, क्यों, यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेस है, कोई भी टास्क आया उसको हमने मल्टीपल प्रोसेसेस पे डिवाइड कर दिया, अब वो डेफिनेटली उसकी जल्द एग्जीक्यूशन जल्दी होगा, फास्ट होगा। नेक्स्ट देखो, इट इज साइमल्टेनियसली यूज ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज टू सॉल्व द कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। तो ये मल्टीपल कंप्यूटर के रिसोर्स को यूज करेगा किसी भी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। टू बी रन यूजिंग मल्टीपल सीपीयू, प्रॉब्लम इज ब्रोकन देन concurrently। सो दिस इज ऑल अबाउट पैरेलल सिस्टम। इसकी एप्लीकेशंस वगैरह के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। टिल देन थैंक यू।